सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, सबसे पहले कोर्ट की खबर से आगाज़ करेंगे और आप देख रहे हैं कि बहुत कुछ और बहुत सारी समातें हैं जिसका अहवाल हम आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे, जिसमें आज बड़ी समात जो कि सुप्रीम कोर्ट में हुई, इसका फैसला महफूज किया गया है और ये कहा गया है तमाम तर सियासी जमातों को कि मुज़ाकरात किए जाएँ, मुज़ाकरात करें, लेकिन अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर हम कोई फैसला करेंगे और 14 मई की तारीख को लेकर बैठे नहीं रहेंगे। अब इस सारी सूरत में जो एक अहम रिमार्क्स हैं वो ये हैं कि हमने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया और हमारी इस तहम्मुल के मुजाहरे को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, ये अदालत ने कहा है। इस पर मैं आज के शो में बात करूंगी, लेकिन हम देख रहे हैं नाजरीन कि अदलिया के फैसले हैं, अदलिया बार बार ये कह रही है कि बैठ जाएं, बैठ के बात कर लें, मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा। अलबत्ता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और हुकूमत है वो मुसलसल एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हुए हमें नजर आते हैं। अब ये मुज़ाकरात हो पाएंगे या ये कशमकश जो है ये इसका ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर एक रिपोर्ट मुरत्तब की है मेरी टीम ने। पहले वो देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अदलिया के फैसले, नून लीग और पीटीआई आमने सामने, ऊंट किस करवट बैठेगा। सुप्रीम कोर्ट के मामले पर नून लीग और पीटीआई आमने सामने आ गई। एक तरफ नून लीग चीफ जस्टिस को धमकियां देने पर उतर आई है तो दूसरी तरफ पीटीआई चीफ जस्टिस की हिमायत में रैलियां निकालने का ऐलान कर चुकी है। हाल ही में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इस मरतबा वज़ीर आज़म की कुर्बानी नहीं देंगे। अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर से वज़ीर आज़म घर जा सकता है तो इसी ऑर्डर से चीफ जस्टिस को भी घर भेजा जा सकता है। राना सनाउल्लाह से कबल शाहिद खाकान अब्बासी का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को कौमी असम्बली बुलाकर पूछा जाए उन्होंने कौमी असम्बली की कार्रवाई का रिकॉर्ड क्यों तलब किया। यही मुतालिबा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कौमी असम्बली में दोहराया कि स्पीकर कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट के कौमी असम्बली की कार्रवाई में गैर अखलाकी मुदाखलत को रोकने के लिए एक कमेटी तश्कील दें। मजीद कहा कि हम बहुत हिसाब दे चुके हैं, अब जज अपनी तारीख का हिसाब दें, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से भी अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया जाए। एक तरफ नून लीग है जिसके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ महाजराई जारी है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दी जा रही हैं जिस पर कानूनी माहिरीन कहते हैं कि शायद धमकियां देने वाले ये नहीं जानते कि एग्जेक्टिव ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट ही जारी करती है। तो दूसरी तरफ इमरान खान हैं जिन्होंने तमाम पाकिस्तानियों से चीफ जस्टिस की हिमायत में रैली निकालने की अपील की है। तो ये सारी सूरत हाल है नाजरीन, और सुप्रीम कोर्ट में जो कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हैं उनको एक साथ करवाने के हवाले से दरख्वास्त पर भी समाअत आज मुकम्मल हो गई, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर तबंदियाल ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मामला सियासत पर छोड़ दिया जाए। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेके बैठी नहीं रहेगी, अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन को इस्तेमाल करेंगे। अदालत में अभी मसला आइनी है, सियासी नहीं है। अदालत सियासी मामला सियासी जमातों पर छोड़ती है और अदालत अपना फरीजा अंजाम दे रही है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक से पूछा कि ये बताइए कि IMF मुआहिदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी क्यों ज़रूरी है। इस पर फारूक नाइक ने जवाब दिया कि बजट के लिए IMF का कर्ज मिलना ज़रूरी है और असम्बली अगर नहीं हुई तो फिर बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। क्या कुछ आज की समाअत में अहवाल रहा और अब ये फैसला कब तक सुनाए जाने के इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें आज कोर्ट की खबर में हमारे नुमाइंदे अकील अहमद, उनको हम वेलकम करते हैं। बैरिस्टर अहमद पंसूटा साहब भी हमारे साथ हैं, माहिर कानून है, उनको भी हम वेलकम करते हैं। और मुजम्मिल शाह हमारे सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। आप तीनों हजरात का शुक्रिया। अकील, सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप खुद इस कार्रवाई में अदालत के अंदर मौजूद थे, क्या कुछ रहा, अटॉर्नी जनरल ने क्या जवाब दिए और अदालत की तरफ से रिमार्क्स क्या आया आज की समाअत में? भैया बिल्कुल, आज अदालत में एक इंतहाई अहम समाअत हुई जिसमें अदालत की जानिब से इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए गए। लेकिन जब से सबसे जो एक अहम मामला था वो आज हुकूमती जो नुमाइंदे ख्वाजा साद रफीक और अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए, तो आज जो हुकूमती नुमाइंदों का जो एक रवैया था, जो इससे कबल जो अदालत के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर इंतहाई जो है वो तस्हीक का मेज ये कहा गया कि पार्लियामेंट को जजेस को पार्लियामेंट बुलाएंगे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बुलाएंगे, उनके असासों की तहकीकात कराएंगे। उसके बरक्स आज जब ख्वाजा साद रफीक सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो उनकी जानिब से जो है वो अदालत की तारीफ की गई और ये कहा गया कि अदालत की जानिब से ये मुज़ाकरात कराए गए, उसका खैर मकदम करते हैं। और हुकूमत की जानिब से आज एक बार दोबारा कोशिश की गई इस केस में वक्त लेने की और ये इस्तदा की गई कि
क्योंकि मुज़ाकरात अभी तक किसी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचे तो अदालत की जानिब से मज़ीद वक्त दिया जाए। जबकि PTI की जानिब से शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत जो है वो इन मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है और PTI की जानिब से ये दरख्वास्त की गई कि चूँकि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं तो अब अदालत जो 14 मई का पंजाब में इंतखाबात का फैसला है उस पर अमल दरामद कराए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस की जानिब से इंतहाई जो है वो आज अहम रिमार्क्स देखने में सामने आए। कई चीज़ों की चीफ जस्टिस की जानिब से वजाहत की गई। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि बादियों नज़र में ऐसा लग रहा है कि PDM जो है वो इस केस में जो है वो कोई फैसला नहीं चाहती और ये वो मुज़ाकरात के नाम पर सिर्फ वक्त लिया जा रहा है। और चीफ जस्टिस का कहना था कि PDM अदालत के अंदर आकर कानून के बजाय सियासत कर रही है और जो अदालती माहौल है उसको सियासत ज़्यादा कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि अदालत के बाहर और जो है वो जजेस को तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन जो जजेस जो है वो सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस का कहना था कि हम एक हद तक सब्र करेंगे और चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम जो अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर 14 मई का जो इंतखाबात का फैसला है उस पर हर सूरत अमल करवाएंगे और तमाम इदारे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने के पाबंद होंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से आज जो है वो ये भी कहा गया कि जो है वो अदालत इस मामले पर जो है वो कोई कुर्बानी देने को भी तैयार है, क्योंकि ये ऐसे बयानात हुकूमती वज़रा की जानिब से आ रहे थे जिससे ये तासुर जा रहा था कि हुकूमत जजेस हैं उनके खिलाफ कोई सख्त इक़दाम जो है वो उठा सकती है। तो चीफ जस्टिस ने जो है अपने दौरान रिमार्क्स कहा कि अगर अल्लाह की जानिब से उन पर कोई इम्तिहान आया है तो वो उस पर उसका जो है वो भरपूर मुकाबला करेंगे। तो आज एक अहम समाअत हुई, उस पर जो है वो अब समाअत पर मुकम्मल हो चुकी है और PTI की जानिब से चूंकि चीफ जस्टिस की जानिब से समाअत के आखिर पर शाह महमूद ये बता दें बस अकीर मुझे क्विकली कि ये फैसला जो महफूज किया है कब तक सुनाए जाने का इम्कान है? जी देखिए, बिल्कुल चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया था कि अब क्योंकि मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल हो चुका है तो अदालत इस मामले पर जल्द अपना जो है वो एक जो है वो फैसला सुनाएगी। और अगर चीफ जस्टिस की जानिब से कहना था कि चूंकि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके तो जो अदालत जो है वो मुमकिन तौर पर जो 14 मई का फैसला है उस पर अमल दरामद के हवाले से अपने अहकाम देगी। तो मुमकिन तौर पर जो है वो आइंदा हफ्ते के दौरान किसी भी दिन अदालत की जानिब से ये फैसला सुनाया जा सकता है। ठीक है अकील, आपका सारी तफसीलात बता रहे थे आप। बैरिस्टर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये समाअत का खासे दिनों से चल रही है और अदालत ने मौका भी दिया सियासी जमातों को कि वो बैठ जाएं, बात कर लें, एक तारीख पर इत्तेफाक कर लें, और उसी बात पर इत्तेफाक नहीं हुआ और आज तो PTI ने कह भी दिया कि हम नहीं बैठेंगे हुकूमत के साथ। अब आगे कार्रवाई क्या बन सकती है? मुमकिन तौर पर हम बात अगर करें तो अदालत फैसला क्या दे सकती है, क्योंकि अदालत ने आज कहा खुद भी कि हमने अब तक बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया है लेकिन इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से दुरुस्त ऑब्जर्वेशन आई है कि जो उनका तहम्मुल का मुजाहरा है उसको मैं 100% उसको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि इस टाइम पर एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड कॉन्फ्रंटेशन है। हुकूमती हल्के जो हैं उनकी तरफ से भी, जो इस वक्त ट्रेजरी बेंचेस हैं उनकी तरफ से जिस तरह अदालत को ट्रीट किया जा रहा है, कभी कोई उनको बुलाना चाह रहा होता है, कभी उनसे सासों की तफसील मांग रहा होता है, कभी उनसे कहता है तनख्वाहें कैसे आ गई। और ये सब वो लोग हैं जो वन वे और दी अदर, अगर आप इनके पुराने बयानात उठा के देखें तो ऐसे लगता था कि जुडिशरी जो है उसके स्पोक्स पर्सन है सारे। आज इनको अचानक पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी याद आ गई और आइन की सुप्रीमेसी जो है वो भूल गई। तो ये इस चीज़ को भूल रहे हैं कि अगर कोई एडवर्स ऑर्डर आ गया जिसमें कोई और इसकी लपेट में आ गया, कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई फलाना, तो वो फिर बड़ा टाइम लगता है, वो फिर 5-5 साल लोगों को इंतजार करना पड़ता है। हिलाल चौधरी साहब और इस किस्म के लोग अभी आपके सामने उसकी एग्जाम्पल मौजूद है। आज चीफ जस्टिस साहब ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है एंड आई थिंक कि उसके अलावा आईनी तौर पर भी क्लियर थी। अगर वो नहीं करते तो एक चीफ जस्टिस क्या कर सकता है? एक चीफ जस्टिस ये कर सकता है कि आर्टिकल 190 के तहत, आर्टिकल 220 के तहत सारी जो फेडरेटिंग एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है दैट इज बाउंड टू हेल्प देम, दैट इज बाउंड टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर वो नहीं करती, देखिए इनसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक फैसला कर दें। अगर आगे से उस फैसले की कोई डिफाइंस होगी तो वो भी दुनिया देखेगी। अब इस फैसले को हिस्ट्री ने, पीपल ऑफ पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट करवाना है, और इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता, हिस्टोरिकली पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर, पाकिस्तान के आइन के ऊपर अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ नहीं होती तो एक बहुत बड़ा दाग होगा। और हिस्ट्री कभी भी इन चीज़ों को नहीं भूलती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मर्डर जो है, मैं उसको जुडिशल मर्डर इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसको खुद जुडिशरी एक्नॉलेज कर चुकी है, तो वो आज तक लोग नहीं भूले। जो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस है वो आज तक लोग नहीं भूले। जो इसका इफ्तिखार चौधरी का फैसला था कि जी जनरल परवेज़ मुशर्रफ आइन को इस तरह बदलें या इस तरह बदलें, कोई माफ़ नहीं करता।
लेकिन जहाँ अच्छे फैसले होते हैं, जस्टिस कॉर्नेलियस जो है उनको हमेशा याद रखा जाएगा। जितने बड़े फैसले हैं उनको याद रखा जाता है। शायद आज ये उस तरह पॉसिबल ना हो, शायद आज पॉलिटिकल फोर्सेस अपने पर्सनल गेन्स के लिए इलेक्शंस को थोड़ा आगे भी करवा लें, जोर जबरदस्ती, और जिसको वर्ड बड़ा गैर पार्लिमानी है लेकिन बदमाशी से। लेकिन अगर ये काम करवाएंगे तो ये कल को इनको भी हॉन्ट करेगा, ये फिर प्रेसिडेंट सेट होगा। जो गवर्नमेंट में आएगा वो कहेगा जी आप सही कह रहे हैं, और बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट होगा पंसूठा साहब कि ये फिर आगे कोई भी आएगा वो आइन से इनराफ करेगा। फिर आइन को बनाने वाले अगर आइन से इनराफ करेंगे तो फिर आवाम को आप क्या एक मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं बैरिस्टर साहब, पॉइंट टेकन। आप किस तरह देखते हैं मुजम्मिल, क्योंकि जिस तरह की जुबान पार्लिमान में इस्तेमाल की गई, अभी फिर ये कहा गया कि तौहीन पार्लियामेंट का हम बिल मंजूर करवाएंगे, हम इनको तलब करेंगे जिसको चाहेंगे, चाहे वो जजेस हों, एक आम पाकिस्तानी हो। फिर ख्वाजा आसिफ का हालिया बयान, ये मामलात को सिर्फ अपने लिए सेट करने के लिए पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं? देखिए, इदारों की आपस में राइवलरी है और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट का सेटअप और उसके तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आवाम को सर्व करने के लिए होते हैं, ना कि आपस में लड़ने के लिए। अब जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि एक तो बेंच फॉर्मेशन पे गवर्नमेंट को जो इख्तलाफात हैं, और दूसरा ये जो ऑडियो लीक्स बार बार आती हैं, ये भी गवर्नमेंट इससे नैरेटिव बनाती है कि ये देखिए पसे पर्दा हक़ाइक़ कुछ और हैं। इसके अलावा अभी टिकटें बांटी जा रही हैं, साकिब निसार साहब की ऑडियोज़ आ गई, उनके साहबजादे की ऑडियोज़ आ गई। तो वो सारा नैरेटिव एक शेप करने की कोशिश ये होती है कि दरअसल जो अभी बेंच बना हुआ है ये वैसे ही बायस्ड है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और जिस तरह से आपने भी असम्बलीज की बात की तो वहाँ पर जो तकारीर हो रही हैं उसमें तो यही बात की जा रही है। शहबाज शरीफ की नाअहली पे बात आती है तो हम इन जजेस को सुप्रीम कोर्ट से उठाकर यहाँ बुलाकर पूछेंगे कि आपने किस बुनियादों के ऊपर ये काम किया है। तो अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में कंटेम्प्ट लग भी जाए और शहबाज शरीफ साहब नाअहल हो जाएं तो उससे भी मैं समझता हूँ कि इतना डैमेज नहीं होने वाला पीडीएम को, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज तो पहले ही बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। इकॉनमी सफ़र कर रही है, मुल्क की हालात वैसे ख़राब हैं, टेररिज्म के वाक़यात हमने कल देखे हैं, अभी बाराचनार में जो वाक़या हुआ बड़ा अफसोसनाक, जो फौजी जवानों की शहादत हुई है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अगर उनको पॉलिटिकल मार्टरडम मिल जाती है, सियासी शहादत हो जाती है उनकी और उनको निकाल दिया जाता है, तो शायद वो उससे बेहतर है कि उनको कंटिन्यू करने दिया जाए। उसकी वजह यह है कि मरियम साहिबा वैसे ऑन नहीं करती गवर्नमेंट को, वो कहती हैं कि ये हमारी हुकूमत है ही नहीं नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में इलेक्शन नहीं होगा। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पहले जून की बात थी, अक्टूबर में भी इलेक्शन हमने नहीं करवाने। तो ओवरऑल देखा ये इदारों के दरमियान एक लड़ाई है और सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम यही कर सकती है कि वो इम्प्लीमेंटेशन की डायरेक्शन दे दे। अब वो खुद तो कोर्ट से बाहर आके इंतखाबी अमल शुरू नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो मुझे तो सुप्रीम कोर्ट की जो टोन है वो सॉफ्ट होती दे रही है, क्योंकि पहले जिस तरह से वो फंड जारी करवाने की बात कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे बुलाएंगे, अब वो ये बात कर रहे हैं कि ये फैसला तमाम सियासी कुव्वतों को करना है। तो पहले भी फैसला सियासी कुव्वतों ने ही करना था, लेकिन सियासी कुव्वतों के फेलियर से ही ये अदालत की दहलीज तक पहुंचे। जाहिर है अगर सियासी कुव्वतें, सियासी जमातें इस मामले को हल कर लेती तो इतना प्रोलॉन्ग ही नहीं होता ये मामला। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मुजम्मिल, पॉइंट टेकन। अकील अहमद बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि हाल है एक और मामला हमने देखा कि एक तरफ तुम देखें सियासी जमातें आमने सामने, लेकिन वकला तंजीमें भी आमने सामने हो गई। और ख़बर कुछ इस तरीके से है कि सुप्रीम कोर्ट बार ने पाकिस्तान बार कौंसिल के खिलाफ दरख्वास्त दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया है। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा है। इसमें क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है, तैयब बलोच हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तैयब ज़रा मुझे बताइएगा कि फ़ैसला क्या है, फिर मैं ज़रा इस पर आगे बात करती हूँ। बिल्कुल, आज जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस आयशा मलिक पर सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत की। और फिर समाअत के बाद अब तो तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हो गया। तो तहरीरी हुक्मनामे में वाज़े तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम स्टेटस को बरकरार रखते हैं, यानी स्टेटस को जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी को मज़ूल कर दिया, या डी सीट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि उनको डी सीट कर दिया गया। ये मुंतखब ओहदेदार थे, लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल ने इनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई करते हुए इनको डी सीट किया और फिर उस एक्शन के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए। तो जिस पर आज समाअत हुई और उस समाअत के बाद अब जो हुक्मनामा है कि उन्होंने कहा कि हम स्टेटस को बरकरार रखते हैं और पाकिस्तान बार कौंसिल को नोटिस जारी कर दिया और नेक्स्ट समाअत जो है वो मंगल को होगी। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी ने अदालत से ये इस्तदा की
थी कि हुक्म इम्तना जारी किया जाए, तो जिसके ऊपर जजेस ने या बेंच ने जो है रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल को सुने बगैर हम हुक्म इम्तना नहीं जारी कर सकते, लेकिन फिलहाल जो है वो स्टेटस को हम बरकरार रखते हैं, यानी कि जो जैसा है वैसे चलता रहे और मजीद इसमें कोई जो है वो तब्दीली ना लाई जाए। तो यूँ उन्होंने ये भी पूछा था दौरान समात कि आपने इख्तियारात दे तो नहीं दिए, तफवीज़ तो नहीं कर दिए या कि पाकिस्तान बार कौंसिल के जो मुंतखब करदा वो हैं, तो उन्होंने कहा हमने नहीं दिए। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, हम स्टेटस को रखते हैं, तो फिर नेक्स्ट समात पे दोनों फ्रीकैन को सुनेंगे, फिर इसका कोई हल निकालेंगे। अच्छा तैयब, हमने देखा कि हमेशा एक झुकाव भी होता है कुछ वकला तंजीमों का सियासी जमातों की तरफ। पहले भी हमने देखा कि इसमें सियासी मुदाखलत हुई, फिर डिवीज़न हमने देखी, लेकिन ये मामला इस बार इतना उलझ क्यों गया? देखिए, पहली दफ़ा वाकई मुझे भी सुप्रीम कोर्ट करते हुए तकरीबन 10 साल का अरसा हो गया। पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के दरमियान पहली दफ़ा मामलात इतने उलझ गए, लेकिन उसमें जो जैसा आपने कहा असल रीज़न ये है कि पोलराइजेशन हमारी सोसाइटी में इतनी आ गई है कि जहाँ अवाम से लेकर सियासतदान फिर जजेस से होते हुए अब ये पोलराइजेशन वकला तंजीमों को भी तकसीम कर रही है। और बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ कि वकला जो सियासत है तंजीमों की, वो इस वजह से हो रही है और उसी का असर हम देख रहे हैं कि जो तकसीम है या पोलराइजेशन हम तंजीमों में हमें नज़र आ रही है, वो ये है कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो मुंतखब काबीना सम्मेलन है जिसमें आबिद ज़ुबैरी और उनकी काबीना है, तो वो जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। वकला के दो ग्रुप हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, एक प्रोफेशनल ग्रुप है और दूसरा ग्रुप जो है वो प्रोग्रेसिव ग्रुप है। प्रोग्रेसिव ग्रुप जो था वो आसमा जहांगीर की लेगेसी वाला ग्रुप है, यानी आसमा जहांगीर तो अब नहीं है, लेकिन अब वो आज़म नज़ीर तारड़ एहसन बून जो है वो उसको लीड कर रहे हैं। और दूसरी साइड पे जो प्रोग्रेसिव जो प्रोफेशनल ग्रुप है, प्रोफेशनल ग्रुप को हामिद खान जो सीनियर एडवोकेट है वो लीड कर रहे हैं। तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इंतखाबात हुए वो प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो ज़ेर इक़्तिदार आ गया। और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल में जो अक्सरियत है वो है बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक्चुअली मामला पेचीदा इसलिए हुआ, मेरे पास वक्त की कमी है तैयब बलोच, मैं चाहती हूँ पंसूटा साहब भी अपना इस पर, अहमद पंसूटा साहब अपना इस पर मौक़िफ़ दें। ज़ाहिर है आप भी कानून को समझते हैं, आपको क्या लगता है ये पोलराइजेशन का मामला है या कोई और मामला है? सियासी मुदाखलत, फिर इसमें झुकाव होता है, ये इस तरीके से डिवीज़न होना, आपस में बिल्कुल आमने सामने आ जाना? पंसूटा साहब देखिए जी, सबसे जो बड़ी इस सारे मामले में ज़्यादती हुई है वो हमारे वकला के साथ ये हुई है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर डिवाइड हो चुके हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत गैर मुनासिब बात है। एज अ लॉयर, एज अ प्रोफेशनल लॉयर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं है। हमें हो सकता है तरीके इंसाफ वाले भी इंगेज करें, हमें हो सकता है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज वाले भी इंगेज करें, हम प्रोफेशनली अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं अनलेस हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हों। उसके अलावा मेरी और कोई एफिलिएशन नहीं है। इस तरह पाकिस्तान की प्रेडोमिनेंट मेजॉरिटी वकला की यही सोचती है। और जब वो ये देखते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट बार और हमारी पाकिस्तान बार ये आपस में जो तनाव और लड़ाई है और उस लड़ाई की बुनियादी वजह एक पॉलिटिकल पार्टीज हैं दोनों साइड्स पर, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है और यही चीज ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आबिद ज़ुबैरी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, मैं उनकी बहुत ज्यादा कदर करता हूँ और आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट वी एवर हैड। उन बेचारों के साथ बड़ी ज्यादती की जा रही है इस वक्त कि उनको टारगेट किया जा रहा है। इसके ऊपर रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करनी चाहिए और इन पॉलिटिकल पार्टीज के जो कोई भी नुमाइंदगान है उनको अपोज करना चाहिए, बिल्कुल अपोज करना चाहिए। पॉइंट टेकन पंसूटा साहब। मुजम्मिल, मैं चाहूंगी आपका भी शॉर्ट टेक आए कि कभी भी मैदानी जंग में मामलात हल नहीं होते, मुज़ाकरा इतनी पोलराइजेशन है हमारी पार्टीज में भी है, फिर वकला तंजीमों में भी है, कौन खत्म कर सकता है इसको? देखिए, इसमें सियासी कुव्वतें जो हैं वो मुज़ाकरात करना ही भूल गई हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने हमेशा किसी थर्ड फोर्स का सहारा लेके मामलात को हल करवाया है, तो वो आपस में बात करना इसलिए भूल गए कि वो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज जो है उसकी हैबिट ही खत्म हो गई है। हमेशा से उन्होंने ए पॉलिटिकल फोर्सेस पे रिलाई किया कि कोई और आकर हमें कॉल करेगा, फिर हम मुज़ाकरात पे आमादा हो जाए या कोई डील मिल जाए हो जाए। तो अब अगर इन्होंने खुद बैठकर मसाइल हल नहीं करने तो ये पॉलिटिकल फेलियर होगा, ये पार्लिमानी फेलियर होगा। उसकी वजह यह है कि सियासत कोई जंग की या सड़कों पे लड़ने वाली आर्ट नहीं है। सियासत का कॉन्सेप्ट बैठ के टेबल टॉक की जाती है। तो इसीलिए सिराजुल हक साहब जैसे लोग जो कि एफर्ट्स कर रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों, उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और एक ही तरीका इन मामलात को हल करने का वो ये है कि तमाम जो सियासी लीडर्स हैं वो बैठ कर बात करें, मसाइल का हल निकालें। ये धरने देना, सड़कें ब्लॉक करना,
या फिर ये अदालतों में पेशियां लगवाना। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो सारे सियासी केस बनाए हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर, उनको वापस लें एक अच्छे जेस्चर के तौर पे कि हम बात करने को तैयार हैं। और एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करने का फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, नुकसान बहुत बड़ा है, और नुकसान है पाकिस्तान का, नुकसान है अवाम का और मईशत का, जो कि मुसलसल हो रहा है। थैंक यू सो मच मुजम्मिल और बैरिस्टर अहमद पंसूटा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तैयब बलोच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ब्रेक लेंगे, लेकिन जाते जाते मुल्क के जो बड़े फैसले हैं वो कभी मैदान जंग में नहीं बल्कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ के होते हैं, और इसका दरवाज़ा सियासी जमातों को कभी बंद नहीं करना चाहिए। यही जो सियासत में एक पेचीदा मामला है और इंतशार है, उसको ख़त्म कर सकता है। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। डिजिटल मरदमशुमारी जो कि 90% मुकम्मल हो गई है, और अब जो कराची की आबादी है उसमें एक ही दिन में 1 लाख का इजाफा हो गया है, लेकिन इस मरदमशुमारी को कोई सियासी जमात मानने को तैयार नहीं, बशमूल हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। मैं आपको वेलकम करती हूँ हाफिज़ साहब, लेकिन एक स्पेशल रिपोर्ट मेरी टीम ने बनाई है, मैं चाहती हूँ कि आप भी ज़रा वो रिपोर्ट सुनिए कि क्या उसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं, फिर मैं आपसे इस पर गुफ्तगू करती हूँ। गवर्नरशिप और एडमिनिस्ट्रेटरशिप की खातिर अवाम की पूरी गिनती पर सौदेबाजी की जा रही है। यही मेरा भी सवाल है। हाफिज नईमुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाफिज साहब, ये मरदमशुमारी का नया तो नहीं है, लेकिन सवाल मेरा आपसे मासूमाना ये है कि इस तनाज़े का हल क्या है? इस तनाज़े का हल ये है कि जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक गिना जाए। बेस लाइन आप जब 2017 को बनाएंगे तो 2017 तो मुतनाज़ा थी, वो तो अंडर काउंट थी। और बदकिस्मती की बात यह है कि MQM जो इस वक्त भी वफाकी हुकूमत का हिस्सा है और अभी अभी ताज़ा इन्होंने एतमाद का वोट दिया है वज़ीर आज़म साहब को, तो ये उस वक्त भी हुकूमत में थी और उन्होंने उस जाली मरदमशुमारी की मंजूरी दी थी। बदकिस्मती से यहाँ जो PTI के साथी थे 14 कौमी असम्बली की सीटें उन्होंने जीती, लेकिन उनका कंसर्न इतना कराची से नहीं था और उन्होंने भी इसकी मंजूरी दे दी। हमने एतराज़ ये किया था कि अगर आप मंजूरी देंगे तो उसके नतीजे में इसकी हैसियत कानूनी हो जाएगी और आइंदा जो भी मरदमशुमारी होगी इसी को सामने रखकर आप कहेंगे। अब अमलन सूरत हाल ये है कि पिछली मरदमशुमारी में चूंकि अब 1 करोड़ 60 लाख थे, तो अब अगर 1 करोड़ 82 लाख हो गए तो कुछ लोग शादियाने बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी वजह से, एतमाद का वोट देने की वजह से और हुकूमतें और गवर्नरशिप की वजह से 20 लाख बढ़ गई है। भाई आपकी वजह से 1.5 करोड़ से ज्यादा कम हो गई है। ये है असल बात। आपने गलत चीज की थी, जिसको अब आप पहले जो है वो किसी से 1 करोड़ रुपए छीन लें और उसके बाद 5 लाख रुपए देकर कहें कि देखा हमने 5 लाख रुपए आपको दिला दिए। तो ये मजाक ना करें हमारे साथ। और जितने हम हैं उतने गिने, हम एक भी ज्यादा नहीं गिनना चाहते, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि आप बार्गेनिंग कर लें, किसी के साथ डील कर लें, कराची की सौदेबाजी कर लें और हमसे कहें कि भाई हमने तो इतना बढ़वा दिया। हम 3.5 करोड़ है, 3.5 करोड़, 3.25 करोड़ है, उतने गिनो। हमारे पास इसके एविडेंस मौजूद है। हम बिजली के मीटरों से हिसाब लगाते हैं, हम गैस के मीटरों से हिसाब लगाते हैं,
हम जो है वो नादरा के डेटा से हिसाब लगाते हैं और हम मुख्तलिफ रिपोर्ट से हिसाब लगाते हैं। उससे हमें पता चलता है कि हमारी आबादी 3.25 तो से ज्यादा है 3.5 करोड़। तो अब बेस लाइन ठीक नहीं है ना, आप नादरा को बेस लाइन बनाते हैं, फिर उसके बाद आप लेकिन मुझे समझ में एक बात नहीं आती, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कराची की आबादी पर हमेशा मसला क्यों रहता है? उसकी रीजन है, कराची देखें मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आकर रहते हैं, ठीक है, और कोई 40 साल 30 साल 20 साल। अब मर्दमशुमारी का उसूल ये है कि जो 6 महीने से यहाँ पर रह रहा है या जो कहे कि मैं 6 महीने तक रहना चाहता हूँ तो उसको गिना जाएगा। सही। अब मुस्तकिल पता शनाख्ती कार्ड में जो लिखा हुआ होता है, करते ये हैं कि उसकी बुनियाद के ऊपर केपी में, बलूचिस्तान में, पंजाब में इसको शो कर देते हैं कि भाई ये बंदा तो मुस्तकिल वहां रहता है, तो इसको वहीं काउंट करो। उसकी वजह ये होती है कि उससे जो अमला होता है उसकी भी जान छूट जाती है मेहनत करने की। और दूसरा ये होता है कि जो लोग नहीं चाहते कि कराची को नुमाइंदगी ज्यादा मिले, क्योंकि मर्दमशुमारी के नतीजे में क्या होता है, आपको वसाइल मिलते हैं, आबादी आपको नुमाइंदगी मिलती है, सिंध असम्बली, कौमी असम्बली, उसके नतीजे में आपको सेनेट की नुमाइंदगी मिलेगी, और तीसरी चीज आपको जॉब्स मिलती है। जॉब्स जो है कोटा सिस्टम राइज है मुल्क में, जिसको पिछली हुकूमत ने अनलिमिटेड आगे बढ़ा दिया था, वो उसमें भी एमक्यूएम शामिल थी माशाल्लाह। तो उस कोटा सिस्टम में सिंध का कोटा होता है, सिंध में फर्दर देही और शहरी कोटा है जो पूरे पाकिस्तान में कहीं और नहीं है। तो शहरी कोटा ऑलरेडी 40% है, जब आपको ओवरऑल मुलाजमतें कम मिलेंगी। एक्चुअली हाफिज साहब जो समझ में आने वाली बात है वो ये है कि ये सब मफादात की सियासत है, ये अपने मामलात बचाने की सियासत है। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और जमात इस्लामी का आपने मौका दिया। जब आपको गिना ही कम जाएगा तो आपके मसाइल कैसे हल हो सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर आप भी सोचिएगा। अब मैं ज़रा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की बात करना चाहती हूँ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जो कि गोवा में मौजूद हैं और 12 साल बाद कोई वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर गया है। ये किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का गुज़िश्ता साल का पहला दौरा है। ये दौरा उतनी अहमियत का हामिल है और उस पर उठने वाले सवालात की तादाद भी उतनी ही है। क्या इस दौरे से पाक भारत ताल्लुकात में क्या कोई बेहतरी आएगी, मसला कश्मीर के हल से कोई मुतालिक पेशरफ्त होगी, और सबसे बढ़कर जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात आयद करना और ये कहना कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते, इसका क्या मतलब है? क्या बीजेपी वाकई पाकिस्तान से मुज़ाकरात नहीं चाहती, या फिर ये भारत में क्योंकि इलेक्शन है 2024 में तो ये उसका एक सियासी बयान है? तो हुक्मरान जमात ये नहीं चाह रही कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी नरमी का इशारा उनको मिल पाए। तो अब इस दौरे की क्या अहमियत है और इस दौरे से पाकिस्तान हासिल क्या कर पाए, और खित्ते पे ख़ास तौर पे पूरे खित्ते पर इसके असरात क्या मुरतब होंगे? हमें जो है साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं खुर्शीद महमूद क़सूरी साहब। क़सूरी साहब बहुत शुक्रिया। 12 साल बाद किसी वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब और उनकी मौजूदगी कितनी अहमियत की हामिल है आपके ख्याल में? जी हाँ, देखिए मेरी एक शुरू से एक वतीरा रहा है और मैंने किताब में भी कहा है, और जो लोग मुझे जानते हैं, मैंने कभी पाकिस्तान के नेशनल इशूज़ पे पार्टीज़न पोजीशन ली नहीं। मैं इसको बहुत बुरा समझता हूँ, चाहे किसी की हुकूमत हो। अब ये जो है कई होती है इंस्टीट्यूशनल चीज, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी, पाकिस्तान की चाइना पॉलिसी। तो ये जो बिलावल साहब का फॉरेन मिनिस्टर बिलावल का विजिट है गोवा का, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में है। उसमें पाकिस्तान का करीब तरीन दोस्त चीन उसका बानी है, अलॉन्ग विद रशिया, जिससे हमारे ताल्लुकात बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं। जहाँ तक सार्क का ताल्लुक है, हिंदुस्तान की हकधर्मी की वजह से वो अभी उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन हम कनेक्टिविटी में इंटरेस्टेड है पाकिस्तानी। अगर हिंदुस्तान की हकधर्मी से सार्क, जो कि आइडियल होता कि सार्क की ऑपरेशनल होता, लेकिन ज़ाहिर भारत की हकदर्मी की वजह से ये दौरा आप समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। सही किया कि वज़ीर ख़ारजा वहाँ गए, लेकिन जो कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है, जिसकी तब्दीली के बाद ज़ाहिर मामला था वो नहीं रहे, तो इस दौरे पर तनकीद भी उतनी ही की जा रही है। फिर साथ ही साथ सर जयशंकर का जो बयान, वो कह रहे हैं मुज़ाकरात और दहशतगर्दी एक साथ नहीं चल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात की बात करता है। बिलावल भुट्टो ने भी आज यही बात की, अमन की बात करता है। आपको नहीं लगता कि भारत की तरफ से भी अमन की बात होनी चाहिए, मुज़ाकरात की बात होनी चाहिए? सर देखिए, बात यह है, उनकी अपनी पॉलिसी है, हमारी अपनी है। हमने अपने मफादात को बढ़ाना है, उन्होंने अपने मफादात को बढ़ाना है। उनका मसला यह है कि पाकिस्तान के सामने वो पेंट करना चाहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी यहाँ से शुरू होती है,
और उनके इलेक्शन आ रहे हैं 2024 में। जी जी। बीजेपी इलेक्शन जीतती है, ये बदकिस्मती है हिंदुस्तान की और इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी उनको एट स्टेज। ये नहीं होता कि मुसलमान भी मार्जिनलाइज हो, सिख भी हो, क्रिश्चियंस भी हो। जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज है हिंदुस्तान में, उसका उनको हिसाब देना पड़ेगा। जैसे जनरल ज़ियाउल हक के दौर में कुछ पॉलिसीज यहाँ अडॉप्ट की, हम अभी तक वो उन मामलात का हिसाब चुका रहे हैं। सही। तो ये मोदी साहब आसानी से नहीं जो भारत में वो कर रहे हैं, भारत ये नहीं कि कीमत अदा नहीं करेगा, वो करेगा, वो कर भी रहा है सर, वो कर भी रहा है कीमत अदा। और उनके जो बयानात हैं वो सियासी जरूर हो सकते हैं, लेकिन उसका फायदा उस तरीके से भारत को नहीं हो रहा। आप ठीक कह रहे हैं। जरा शंघाई ताउन तंजीम पे बात करना चाहती हूँ, जिसका असर एजेंडा ये होता है कि खित्ते में अमन हो, तिजारत हो, आपस में ताल्लुकात अच्छे हों, इलाकाई ताउन हो, दहशतगर्दी का खात्मा हो। उस पर बात भी की आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और वो ये कह रहे हैं कि खित्ते में अमन जब आएगा जब अफगानिस्तान में अमन आएगा। आपको लगता है कि वाकई इस एजेंडे पर उस तरीके से अमल दरामद होता भी है? सही कह रहे हैं सारे। अगर अफगानिस्तान तो पाकिस्तान देखे ना, जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था कई प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, कासा 1000 था। उसके बाद यानी कि उसका मतलब था सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया की कनेक्टिविटी, बिजली के प्रोजेक्ट्स थे। हमारी देखिए ताकत हमारी क्या है जी। हमारी ताकत ये है पाकिस्तान की कि हम सारी दुनिया का, आधी दुनिया ज्यादा का हम सेंटर बन सकते हैं। अगर हमारे हालात पाकिस्तान इंडिया के नॉर्मलाइज हो जाए, वो जब तक नहीं होते तो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया और चाइना के दरमियान कनेक्टिविटी हो जाए। ये अगर इंडिया में, अगर अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं होंगे तो हमें भी नुकसान है। देखें हमारा डायरेक्ट राब्ता था ताजिकिस्तान के साथ 19वीं सदी तक। उस वक्त गोरों ने एक सेटलमेंट के जरिए वाखान कॉरिडोर जो था वो दे दिया अफगानिस्तान। और इसका नुकसान सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाएं, वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच। साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, पूरे नुकसान पहुंचता है। ताल्लुकात जब होते हैं तो सबके लिए बेहतर होने चाहिए, तिजारत के हवाले से भी, अमन के हवाले से और बाहमी ताउन के हवाले से भी। उम्मीद करते हैं शंघाई ताउन तंजीम का इजलास तमाम खित्ते के लिए बेहतर साबित होगा। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपसे फिर को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।